लेके तू चला है जलती आंच पे, डर है कि पिघल न जाएं सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू न दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। आसान नहीं है सफर तेरा, आया नहीं है हश्र तेरा। मिलती अगर है नाकामियां, राहों में है जो दुश्वारियां, ये लिख ले तेरी कोशिशें जाएंगी ना खराब। तकलीफों के आगे कहीं खुशियां हैं बेहिसाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। ओम शांति। मन लेके तू चला है जलती आंच पे, डर है कि पिघल न जाए सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू ना दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझे उम्मीद है, उम्मीद है। तो भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझे उम्मीद है, उम्मीद है। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझे उम्मीद है, उम्मीद है। तो आज हम डायबिटीज का एक सीरीज 3 दिन का शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज को रखने का एक ही मकसद है कि डायबिटीज का अवेयरनेस सभी को हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऊपर ऊपर से उसके बारे में पता है, बहुत सारे वहम हैं उसके बारे में, वो भी क्लियर करना चाहते हैं। और डायबिटीज शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों को डर भी होता है। तो जब हमको किसी भी चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती है तभी ये सारे कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं। जब क्लैरिटी होती है तो हम उसको मतलब उस पर जीत पा सकते हैं, नहीं तो फिर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब वो अपने जीवन में आने से पहले उसको रोक सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इस 3 दिन की इसमें डायबिटीज के बारे में चर्चा होगी। एक्चुअली 3 दिन भी वास्तव में देखा जाए तो काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में जितना आम लोगों को समझ में आए उस रीति से हमने इसको मॉडिफाई किया है। तो आज इस फर्स्ट डे में हम
बेसिक्स डायबिटीज़ के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आज देखेंगे। और उसके पहले जैसे कल भी बताया था कि ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में हमने इस डायबिटीज़ का एक कैंप चालू किया है जो हर महीने 4 दिन का रहता है। तो उस 4 दिन में हम पेशेंट्स को ये सिखाते हैं कि डायबिटीज़ का थोड़ा बहुत जानकारी जो उनको समझ में आ जाए और कैसे उस कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ से आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हम रोक सके, हमारी खान पान कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है और इवन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी दिया जाता है क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा फैक्टर है आजकल के ज़माने में। क्योंकि हम जब बाहर एज ए डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते थे बैंगलोर में, मेरा 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स बिलो 30 इयर्स वाले थे। जो टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली पहले ज़माने में ये मान्यता थी कि वो 50 इयर्स के बाद आता है, लेकिन आजकल ज़माना ऐसा चेंज हो गया है कि बहुत यंग भाई बहनों में ये डायबिटीज़ आना चालू हो गया है। तो उसका मेन कारण ये देखा गया है कि वो स्ट्रेस में बहुत है, स्पेशली जो उनके जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, नाइट शिफ्ट्स करते हैं या जॉब का जो स्ट्रेस होता है, टारगेट्स होते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसी के कारण बहुत यंग एज में डायबिटीज़ देखा गया है। तो इसीलिए हमारे इस कैंप में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी दिया जाता है। और ये संडे हर मंथ में 2nd या तो फिर 3rd वीक में रखा गया है ताकि वो संडे आ जाए और थर्सडे चले जाए। और अभी हम लास्ट मंथ में जो हमने पहला कैंप रखा है उसका एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे जहाँ पर हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाए, उसमें एक्सरसाइज भी करवाए, नेचर वॉक, नकी लेक पे वॉक भी लेके गए, फिर ऐसा बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाए। अगर हम डायबिटीज़ का प्रिवलेंस, मतलब पूरी दुनिया में डायबिटीज़ किस हद तक है, अगर वो देखा जाए तो पूरे विश्व में 400 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है और उसमें 150 मिलियन की मृत्यु केवल और केवल डायबिटीज़ के कारण ही हो रहा है। और अगर इंडिया की बात किया जाए तो 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है। एंड उसमें ये सब पता हुआ, मतलब 77 मिलियन लोगों का डायग्नोस हुआ है और 50% ऐसे भी है जिनको डायग्नोस ही नहीं है, मतलब उनको कोई सिम्टम्स पता नहीं चलता है तो वो हॉस्पिटल जाते नहीं है, चेकअप नहीं होता है। तो ऐसे अनडायग्नोस्ड वाले 50% है। और जैसे हमने देखा है कि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे, कैंप जो कर रहे, इसमें मेन 4 बातों पर फोकस किया जाता है। एक है हमारी आहार, डाइट कैसे होनी चाहिए, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्या है, और मेडिकेशंस, टैबलेट्स की मतलब कौन से हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अगर वो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है तो उनका अगर अनकंट्रोल्ड है तो कैसे उसको थोड़ा मेडिकेशंस को एडजस्ट कर ले, और फिर मेडिटेशन। तो चारों ही मेन जैसे कि आधार है, पिलर्स हैं। जैसे हमारे राजयोगा मेडिटेशन का भी 4 पिलर्स है ना, ऐसे इसका भी 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिया है। एक है डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन एंड मेडिटेशन। अभी अगली कैंप जो जुलाई में होने वाली है वो 14 जुलाई टू 17 जुलाई है। तो वो वीडियो बहुत छोटा था, वो हम पोस्ट कर देंगे वीडियो। तो अभी मेन टॉपिक पर आ जाएंगे कि डायबिटीज़ क्या चीज़ है। उसके पहले बेसिक जो नॉर्मल शरीर में जो होता है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो पहले नॉर्मल पता चलेगा तब ये एबनॉर्मल पता चल रहा है ना। तो नॉर्मल है जैसे कि हम जो भी खाते हैं, खाने में भी 2 प्रकार के मेजॉरिटी ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो हमको बहुत ज़्यादा शक्ति देने वाली चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन्स है, ये ज़्यादा शक्ति देने वाली खाने चीज़ें हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेल के लेवल पे वो बहुत ही हेल्प करते हैं।
डाइट के बारे में हम कल की क्लास में और भी विस्तार से जानेंगे। तो जो हमारा जब भी हम खाना खाते हैं तो वो जब अंदर स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, वो पूरा ब्रेक होता है एक छोटा सा पार्टिकल में, उसको ही हम ग्लूकोज कहते हैं। तो वो ग्लूकोज जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में तो वो हर एक सेल के पास पहुंच जाता है, सिर से लेके पांव तक, हर सेल तक वो पहुंच जाता है। फिर वहां पे सर्कुलेशन जब सेल तक पहुंचता है, ब्लड से उसको सेल के अंदर लेके जाने वाला है इंसुलिन। तो इंसुलिन नाम तो बहुत सारे लोग सुने हुए होंगे, है ना। ओनली ये सोचते हैं कि इंसुलिन मतलब इंजेक्शन लेना, ऐसा नहीं है। इंसुलिन हमारे शरीर की खुद की हार्मोन है। इंसुलिन के कारण ही हम जो भी खा रहे वो हम एनर्जी के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारे शरीर में एक अंग होता है, उसको पैंक्रियास बोलते हैं, ठीक है। पैंक्रियास कहाँ रहते हैं? जैसे हमारे यहाँ पर दिखाया गया है, जो स्टमक है, जैसे हम खाना खाते हैं हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है, तो स्टमक के पीछे की भाग में पैंक्रियास रहते हैं। तो उस पैंक्रियास से ही ये इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और ये इंसुलिन जाके हर एक सेल के ऊपर उसका पॉइंट्स होते हैं जहां जाके वो उस पर एक्ट करता है। और यहाँ अगर हम देखें तो जैसे ही हम खाना खाते हैं वो जाके सेल के अंदर उसको बेच देता है। अगर हम ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा भी अगर खाते तो थोड़े दिन तक तो वो स्टोर करता है, जितना जरूरत है वो एनर्जी के रूप में यूज करता है। और अगर ज्यादा ही ग्लूकोज जा रहा है तो उसको फैट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये सब इंसुलिन का काम है। उसका सिर्फ काम ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना नहीं, उसके बहुत सारे अलग और अन्य फायदे भी हैं। लोग बहुत डरते हैं इंसुलिन से, लेकिन इंसुलिन बहुत ही प्रोटेक्टिव है, सबसे बेस्ट दवाई है इंसुलिन। दूसरे टैबलेट्स में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इंसुलिन सबसे कम से कम साइड इफेक्ट इंसुलिन का होता है। वो भी अगर होता है तो लो शुगर, अगर हमने ज्यादा डोज ले लिया, नहीं तो फिर उससे ज्यादा सेफेस्ट मेडिसिन है ही नहीं। तो जब भी हम ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में बन जाता है तो वो जाके ग्लाइकोजन, वो हमारा स्टोर है, मतलब वो हमारा इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि हम कहीं गए या फास्टिंग रखते बहुत सारे लोग, है ना, तो उस समय भी ना कुछ नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी शरीर को खाना मिल रहा है। कहाँ से मिलता है? जो भी ये स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन है वो ब्रेक होता है, ग्लूकोज के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। वो ग्लूकोज जाके हर एक सेल को शक्ति देता है। तो इसीलिए जो भी स्टोर है वो फास्टिंग के टाइम पे हमको यूज करते हैं, लेकिन स्टोरेज भी लिमिटेड होता है ना, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा। अगर पूरा कर देंगे तो फिर वो पूरा स्टोर खाली हो जाएगा। फिर हाँ, एक्सट्रीम्स नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज भी नहीं रखना है और स्टोरेज को पूरा खाली भी नहीं करना है। क्योंकि क्या हो जाता है, जब स्टोरेज पूरा खाली होना चालू हो जाता है तो हमारे मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स में जो प्रोटीन्स होता है वो ब्रेक होना चालू होता है, तो मसल लॉस हो जाता है, तो वेट लॉस, तो ये सब मतलब एक से एक लिंक्ड है। तो जो इंसुलिन हमने सुना है, तो इंसुलिन एक चीज है जो हर एक ग्लूकोज को जाके सेल में पहुंचाता है, एक काम है उसका। दूसरा है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर करता है लिवर में। इसीलिए देखिए, अगर ज्यादा ये हो जाता है ना, ज्यादा किसी भी इंसान में खाने की लेवल्स अगर ज्यादा हो जाता है तो वो जाके लिवर में स्टोर हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग सुने होंगे फैटी लिवर, है ना, लिवर में जमा हुआ है फैट। वो कहाँ से आया? यही जो हमारा एक्स्ट्रा जो है ना वो जाके वहां जम रहा है। लेकिन वो भी मतलब जितना अगर जरूरत है ना वो स्कैन में नहीं दिखेगा, जरूरत से ज्यादा जब जा रहा है तभी हमको स्कैन में दिखेगा। और वो अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगा, उसमें भी एक कैटेगरीज होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसा। अगर बहुत सारे लोगों को लिवर की बीमारी तो सुने होंगे आप, लिवर खराब हो गई, पेट फूल गया, ये सब यूजुअली अल्कोहल्स में होता है। लेकिन
एक दूसरा भी वैरायटी है जहां पे ये ज्यादा स्टोरेज के कारण वो स्टोरेज ही टॉक्सिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है और वो टॉक्सिन्स जाके लिवर को डैमेज करता है। तो ज्यादा स्टोरेज भी क्या कर रहा है, लिवर को नुकसान कर रहा है। वो भी जैसे दारू पिए हुए व्यक्ति को जैसे लिवर खराब होता है वैसे की वैसे ही खराब होता है। फाइनल स्टेज दोनों वहीं तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए इसकी बहुत मतलब हमको ध्यान में रखना है। तो अभी डायबिटीज है क्या, इसका एक्चुअली पहली बार जब इसको मतलब इसके बारे में जानकारी आई वो एक्चुअली आयुर्वेदा में इसको मधुमेह बोलते हैं, है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने नोटिस किया कि डायबिटिक पेशेंट जब उन्होंने यूरिन पास किया ना तो वहां सब छींटे आके मतलब इकट्ठे हो गए। देन उन्होंने नोटिस किया ये है क्या, ऐसे क्यों हुआ है, मतलब ऐसे ये सब इकट्ठा क्यों हो रहे। तो फिर उसको टेस्ट किया, फिर पता चला कि ये पेशेंट जो भी पर्सन है उसके शरीर से जो ज्यादा ग्लूकोज बाहर निकल रहा है यूरिन के द्वारा, तो वो मतलब शरीर में सेल्स में नहीं जा रहा है, वो बाहर निकल रहा है। देन उसके बाद उन्होंने इसका मधुमेह मतलब हनी, मधु मतलब हनी होता है ना, स्वीट होता है, तो स्वीट डिजीज ऐसा आया है उसका नाम। और एलोपैथी में इसको डायबिटिस मेलाइटस बोलते हैं। डायबिटिस मतलब अगेन ये एक ग्रीक वर्ड से शुरू हुआ है, मतलब साइफन, एक रॉड समझ ली, एक पैसेज, उसको साइफन बोलते हैं, एक पैसेज है। और दूसरा है मेलाइटस, मेलाइटस मतलब स्वीट, हनी, मतलब एक पैसेज से हनी पास हो रहा है, तो उसको उन्होंने डायबिटिस मेलाइटस ऐसा कहा है। तो डायबिटिस होता कैसे है, जैसे हमने नॉर्मल में देखा है, नॉर्मल पर्सन्स में देखा है कि इंसुलिन जो हार्मोन है पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है, उत्पत्ति होती है उसके, और वो इंसुलिन जैसे ही उसका काम, एक होता है एक व्यक्ति है उसमें एनर्जी नहीं है, तो आप उसको कुछ भी बोलो करने के लिए तो कर पाएगा, नहीं करेगा। और दूसरी चीज है आपके पास व्यक्ति है ही नहीं तो भी काम नहीं होगा। तो दोनों चीजों से काम नहीं हो रहा है। एक है हमारे पास व्यक्ति है ही नहीं तो काम नहीं हो रहा है, और व्यक्ति है लेकिन काम नहीं कर रहा है तो भी काम नहीं होगा, है ना। तो इंसुलिन डायबिटीज में भी यही हो रहा है। कुछ कुछ लोगों में इंसुलिन की प्रोडक्शन होता ही नहीं है, जीरो ऑलमोस्ट, तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जिनमें इंसुलिन की उत्पत्ति ही नहीं हो रही, मतलब पैंक्रियास से वो प्रोडक्शन ही बंद हो गया। सेकेंड वैरायटी है टाइप 2 डायबिटीज, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों में होता है। वो इंसुलिन तो है, प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। ग्लूकोज जा रहा है, जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज तो शरीर में है, लेकिन वो ग्लूकोज को सेल के अंदर तक पहुंचाने वाला जो लेबर है, इंसुलिन है, वो क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, और भले वो ब्लड में रहता है लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए थकान होती है। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। खाते हैं लेकिन फिर भी थकान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वो अंदर सेल्स में नहीं जा रहा है। तो डायबिटीज का मेन मैकेनिज्म क्या है, इधर इंसुलिन नहीं बन रहा है, जीरो, या बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। कुछ कुछ लोगों में शुरुआत होता है इंसुलिन काम नहीं करने में, और धीरे 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 वो इंसुलिन बनना भी बंद हो जाता है, तो उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म डायबिटीज जो होते हैं ना, अनकंट्रोल्ड लॉन्ग टर्म डायबिटीज वालों में कुछ सालों के बाद में भी 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद अगर उनका कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो वो बाहर की इंसुलिन से डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि अपना खुद का इंसुलिन खत्म हो गया है। यहाँ पर ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से दिखा है, बहुत स्पष्ट रीति से है। जैसे कि ये सेल है, हमारा एक कण है, इसमें ये दरवाजे हैं, ठीक है। एक है ग्लूकोज का दरवाजा, एक है इंसुलिन का दरवाजा। तो जैसे ही ब्लड में खाना जा रहा है, जैसे कि ग्लूकोज जा रहा है, तो इंसुलिन पैंक्रियास स्टिमुलेट होता है, पैंक्रियास इंसुलिन को उत्पत्ति करता है। तो वो इंसुलिन जाके पहले इस दरवाजे को खोलना है उसको, तभी अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इस दरवाजे को खोलते हैं। डायरेक्ट यहां ग्लूकोज आ गया, यह दरवाजा नहीं खुलेगा, ग्लूकोज का दरवाजा नहीं खुलेगा, पहले इंसुलिन जाके उसको
खोलना है इंसुलिन के दरवाजे को, फिर अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से ग्लूकोज के दरवाजे खुलते हैं, तब जाके ग्लूकोज अंदर सेल के अंदर पहुंचते हैं। तो जैसे बताए कि मुख्य 3 वैरायटीज है। एक है टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती है, टाइप 2 डायबिटीज प्रोडक्शन होती है लेकिन काम नहीं करती है प्रॉपरली, और टाइप 3 जो है वो जेस्टेशनल, मतलब जो प्रेगनेंसी में आता है, जो प्रेग्नेंट वुमन, वो पहले बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद जब डायबिटीज चालू हो जाता है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिलीवरी होने के तुरंत वो नॉर्मल में आ जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू होता है, और कुछ लोगों में रिस्क होता है कि वो फ्यूचर मे बी इफ आफ्टर 5 years और 10 years अगर उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो वापस डायबिटीज में आ सकते हैं। तो ये मुख्य 3 प्रकार के जो हम रेगुलरली देखते हैं। अदर वैरायटीज है इसमें भी, डायबिटीज के वैरायटीज में एक होता है हम जो दूसरे बीमारी के लिए मेडिसिन खाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेरॉइड्स या तो फिर कीमोथेरेपी, कुछ कीमोथेरेपी के ड्रग्स होते हैं। तो ऐसे कुछ मेडिसिन है जो डायबिटीज के लिए कारण बन जाते हैं, तो उसके कारण आए हुए डायबिटीज को सेकेंडरी डायबिटीज बोलते हैं। और एक और वैरायटी है उसको कहते हैं मोडी, MODY, मतलब मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग। ये कुछ सालों पहले मे बी 10 years से इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेशली ये अराउंड 30 years वालों में आता है, लगभग 25 to 30 years एज ग्रुप में आता है। और ये टाइप 2 डायबिटीज जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनका फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रहता है, मतलब पेरेंट्स में होता है या अंकल आंटी में होता है या तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स में होता है, मतलब जीन्स में वो प्रोग्रेशन हो रहा है। बाकी टाइप 2 डायबिटीज में होता है लेकिन स्ट्रेस फैक्टर उसको ट्रिगर करता है, वो सब रीजंस होते हैं, लेकिन इनमें जेनेटिक फैक्टर बहुत डोमिनेंट होता है। और क्यों ये वैरायटी इतना इंपॉर्टेंस में आया है, क्योंकि इसमें भी कुछ सब टाइप्स है, मोडी में भी अगर हम उसका जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, कुछ ऐसे वैरायटीज है मोडी में जो किडनी के तकलीफ के ज्यादा उसमें जाने वाले हैं। जैसे कि एक मोडी 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 वैरायटीज तक अभी तक उसकी खोज किया गया है। उसमें एक कुछ वैरायटीज ऐसे है, अगर वो पॉजिटिव आया मतलब वो व्यक्ति को किडनी की तकलीफ फ्यूचर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। लेकिन वो टेस्ट काफी महंगी है, तो इसीलिए इतना टेस्ट नहीं कर पाते हैं। और किसी और कारण के कारण पैंक्रियास को निकाला गया है, जैसे कि पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, पैंक्रियास में कुछ और ट्यूमर्स, गांठ हो गई, तो उसको निकालना पड़ा, तो भी इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी और डायबिटीज हो जाएगी। तो ऐसे ये कुछ वेराइटीज हैं। तो जैसे हमने बताया है, ये वही एक डायग्राम है, जैसे कि इंसुलिन एक चाबी है और हमारा सेल्स का दरवाजा खोलने के लिए इस चाबी की जरूरत है। अगर ये चाबी काम नहीं करता है तो भी दरवाजा नहीं खुलता है, और चाबी बना ही नहीं तो भी दरवाजा नहीं खुलता है। तो टाइप 1 में क्या हो रहा है, चाबी ही नहीं है, इंसुलिन ही नहीं है, और टाइप 2 में हाँ चाबी है लेकिन काम नहीं कर रहा है। और जेस्टेशनल डायबिटीज जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी में आता है। तो ये वही डायग्राम है। तो ये इनर सेलुलर मैकेनिज्म्स इसमें समझाया गया है कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों वेराइटीज, एक है जेनेटिक लेवल में भी। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज में जो अभी हमने बताया है कि इन चाबी है लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसको ही मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेसिस्टेंस कहा जाता है। रेसिस्ट करता है, मैं काम नहीं करूंगी ऐसा। तो रेसिस्टेंस क्यों डेवलप होता है उसके लिए भी कारण देखा गया है। एक है जेनेटिक लेवल में, डीएनए लेवल में प्रॉब्लम्स है, मतलब वहां पर कुछ म्यूटेशंस हो रहे हैं इसीलिए नहीं हो रहा है। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे कि टॉक्सिन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। टॉक्सिन्स कब ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जब जरूरत से ज्यादा खाने की चीजें अंदर जाती है तो वो नेगेटिव टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जाके
जो ऑलरेडी हमारा इंसुलिन है ना उसको काम करना बंद कर देता है, मतलब उसको रेसिस्ट कर देता है, सेल्स के ऊपर वो एक पर्दा डाल देता है। तो यही वो साइकिल यहाँ बताया गया है। जैसे कि हम खा रहे है ना, खाने के बाद क्या होता है, पैंक्रियास स्टिमुलेट होता है, इंसुलिन को उत्पत्ति करती है, और जब ये ज्यादा होता है स्टार्टिंग स्टेज में वो काम करता है, इंसुलिन ग्लूकोज वो सब अंदर चले जाते। जब ज्यादा हो जाता है ये काम, तो इंसुलिन सेल्स के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब ग्लूकोज एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वो ग्लूकोज को कुछ हद तक फैट में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन। ये भी इंसुलिन का ही काम है, फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो फैट डिपोजिशन होता रहेगा। फैट डिपोजिशन से क्या होता है, एक तो वेट गेन होगा, और दूसरी चीज जो ग्लूकोज ताकत में कन्वर्ट होना है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वीक फील करेंगे, लेजी फील करेंगे, लेथार्जिक फील करेंगे। तो उससे क्या होता है, वीक फील कर रहे तो और ज्यादा खाते हैं, है ना। तो फिर वो साइकिल चल ही रहा है, ज्यादा खा रहे, इंसुलिन बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, वो फैट में कन्वर्ट कर रहा है, वो फैट एनर्जी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वीक फील करते, फिर वापस खाते। तो ये साइकिल इस तरह से रेसिस्टेंस को और बढ़ा देता है। तो इसीलिए यहाँ पर डाइट और एक्सरसाइज का ज्यादा रोल है। रेसिस्टेंस को ब्रेक करने वाला मेजर रोल डाइट और एक्सरसाइज का है। तो इस डायग्राम में भी वही दिखाया है कि अगर इंसुलिन काम नहीं करता है तो भी शुगर बढ़ेगा। लिवर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, लिवर में भी एक और अच्छी चीज है, मतलब क्योंकि हमारी शरीर इतनी अच्छी तरह से भगवान ने इतना अच्छा मैकेनिज्म से बनाया है कि कोई भी परिस्थिति आए फर्स्ट डिफेंस वो कर ही लेता है। इतनी शक्ति है शरीर में, जब वो जरूरत से ज्यादा क्रॉस करता है तभी बीमारी आती है। तो इसमें क्या है, लिवर में एक अच्छी खासियत है, अगर कोई फास्टिंग में चला जाता है तो हमने कहा ना कि वो ब्रेक हो रहा है, ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक होके फिर, तो उससे भी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं, है ना, तो वो प्रोटीन जाके लिवर के द्वारा ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो लिवर में ये एक अनोखा विशेषता है कि जो हम इसको ग्लूकोनियोजेंसिस, जो अन्य चीजों से वो वापस ग्लूकोज बना के शरीर को, हर कण को देने की उसकी सेवा है। तो मतलब बॉडी इज, अगर देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म से अंदर जो चलते हैं। कुछ हद तक रख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो तो ब्रेक हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये है मैकेनिज्म, मतलब किस किस कारण से डायबिटीज हो रहा है, मतलब कौन से ऐसे कारण है जो हो रहा है। तो एक तो इंसुलिन का हमने देखा है, इंसुलिन प्रोडक्शन का। दूसरा है हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन आंतों आंतों में क्या होता है, जो जीएलपी एक हार्मोन होता है जो इंसुलिन प्रोडक्शन में और ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो उसमें भी दिक्कत आना देखा गया है। इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम होता है, और एक्स्ट्रा फैट जो है वो बर्न आउट होता रहता है, और वो टॉक्सिन्स में भी कन्वर्ट होता है। मसल लेवल में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वो भी एक डिफेक्ट देखा गया है। और ब्रेन में भी जितना ग्लूकोज जाना चाहिए वो नहीं जाता है। तो इस तरह बहुत सारे कारण देखा गया है। और एक नई चीज जो देखा गया है, विटामिन डी और डायबिटीज, इन दोनों का लिंक देखा गया है। जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है और उनको डायबिटीज भी है ऑलरेडी, तो अगर हम उन पेशेंट्स में विटामिन डी की सप्लीमेंट करेंगे तो डायबिटीज के कंट्रोल में काफी फर्क देखा गया है, मतलब इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना कि सन एक्सपोजर विटामिन डी को बढ़ाना है, तो वो इनडायरेक्टली डायबिटीज वालों के लिए काफी हद तक वो हेल्प होने वाला है। तो ये भी ये प्रैक्टिकल रिसर्च में इसका मतलब प्रूफ किया गया है। नेक्स्ट, किस किस को शुगर डायबिटीज हो सकता है। एक है यूजुअली ये है 40 to 50 ईयर्स के बाद, लेकिन अभी ये फैक्टर निकल गया है क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ गया है दुनिया में कि एज का कोई, मैंने जो टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली होता है 20 ईयर्स बिलो वालों को,
लेकिन मैंने जो टाइप 1 डायबिटीज 20 ईयर्स बिलो वालों को होता है, मैंने देखा है 7 ईयर्स एक बच्ची थी, उसको टाइप 2 डायबिटीज हुआ था। 7 ईयर्स, मतलब दैट वाज द स्मॉलेस्ट एज जो हमने देखा है। हाँ, तो 7 ईयर्स तो हर कोई टाइप 1 ही समझता है, लेकिन उसमें देखा गया कि टाइप 2 था। और जेनेटिक्स जेनेटिक्स भी काफी, हाँ वो हम उसका इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसका भी जांच होती है, उसमें पता चल जाता है। और दूसरा जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत, जैसे जीन्स पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स में है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। हाँ, नेक्स्ट किस एरिया में है, मतलब एथनिसिटी बोलते हैं यूजुअली। इंडिया में, इंडिया ऑलमोस्ट कैपिटल, डायबिटीज का कैपिटल ऐसा माना गया है पूरे विश्व में। मतलब इतनी ज्यादा डायबिटीज इंडिया में है। और जैसे कि दूसरे बीमार, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो भी क्या करता है, जब बीपी बहुत ज्यादा हर टाइम रहता है ना, तो वो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को खराब कर देता है, प्रॉपर रखने नहीं देता है, और उससे भी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, टॉक्सिन्स रिलीज होता है, तो वो इनडायरेक्टली वापस डायबिटीज पे अटैक करता है। तो इसमें हम किन किन चीज हमारे हाथ में है जो हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। वो है हमारे खान पान, डाइट वो हमारे हाथ में है। ओबेसिटी, मोटापा, उसको कम करने का हमारे हाथ में है। ओवरवेट, ओबेसिटी और फिजिकल एक्टिविटी, ये सब हमारे हाथ में है। ये हमारे वेट का मतलब बीएमआई इसको बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जिससे हमको पता चलता है कि हम किस कैटेगरी में हैं, नॉर्मल वेट में है या ओवरवेट में है या ओबेसिटी में है। ओबेसिटी में भी ग्रेड्स होते हैं 1 2 3, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा वेट डालना है, उसके नीचे हमारा हाइट का स्क्वायर करना है, kg/m², इससे हमारा नंबर आएगा बीएमआई का, और उस बीएमआई को हम इसमें टैली कर सकते हैं कि हमारा किस जगह पर है। तो नॉर्मल है ये ग्रीन वाला 18.5 टू 24.9। इसके नीचे जाएंगे तो लीन है, मतलब पतले, बहुत ही कम वेट वाले हैं, अंडरवेट में आएंगे। इससे जैसे बढ़ता जाएगा वो ओवरवेट में कैटेगरी में आएंगे 30 तक, 29.9 तक। उसके बाद ओबेसिटी 1 2 3, उसको ही मॉडरेट, सिवियर और मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट, डायबिटीज का लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? आप तो सब सुने होंगे, देखे होंगे आपके परिवार वालों में, गांव जल्दी नहीं बढ़ता है, होते रहते हैं। हाँ, बहुत ही वीक महसूस फील करते हैं। ज्यादा नींद आती है। हाँ, रैशेस होते, कई प्रकार के इन्फेक्शंस होते रहते हैं। हाँ, वो इतना कॉमन नहीं है। और हाँ, कॉमन जो आप सुने होंगे या किसी में देखे होंगे, आप नहीं। हाँ, ज्यादा भूख लगती है। हाँ, 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 एड़ियों में दर्द होता है। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है, पाँव में जलन बोलते हैं। हाँ, हो सकता है। तो कॉमन मतलब बहुत ही कॉमन जो देखा गया है वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। मतलब ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा खाने का मन होता है, और ज्यादा यूरिन पास करते हैं। ये तीन मतलब डायबिटीज का मतलब बहुत बेसिक सिम्टम्स कहा गया है। ऐसा नहीं कि ये सब में होगा, अगर डायबिटीज से ये होना ही है ऐसा भी नहीं है, ये नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन सिम्टम्स में गिना गया है। बाकी सिम्टम्स क्या है, जैसे कि धुंधला धुंधला दिखता है, नहीं तो फिर बहुत वीक लगता है उनको, घाव जल्दी हील नहीं होते। ज्यादातर डायबिटोलॉजिस्ट के पास डायरेक्टली नहीं आते पेशेंट्स, वो जाते हैं दूसरे इन्फेक्शंस के कारण, यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, नहीं तो फिर स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख वालों के पास जाते हैं। वो जब चेक करते हैं तो वो हमारे पास भेजते हैं। तो ये सब बहुत कॉमन है ये चीज।
कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में पहले चले जाते हैं और वहां पता चलता है, फिर हमारे पास आते हैं। और वजन भी घट जाता है, किसी किसी का वजन भी घट जाता है क्योंकि इतना एनर्जी लॉस होता है ना, तो वजन भी घट जाता है। तो ये सब चीज़ है। सबसे मतलब इसमें मेन प्रॉब्लम की चीज़ है कि 50% देखा गया कि 50% ऑफ द लोगों को सिम्टम्स होते ही नहीं है। वो ऑलरेडी डायबिटिक रेंज में आ गए, लेकिन इनको सिम्टम्स ना होने के कारण वो ना चेक करते हैं, ना डॉक्टर के पास जाते हैं, ना दवाई लेते हैं। तो इसीलिए वो ये 50% ग्रुप जो है ना, चेकअप ना होने के कारण ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं, क्योंकि लंबे समय से शुगर अंदर रह गया है, वो जाके नुकसान तो करेगा ही, हर एक ऑर्गन के ऊपर करेगा। तो यही डायबिटीज में सबसे प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि अगर कुछ दर्द होता है तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दर्द नहीं है तो क्यों जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसमें आगे हम बताएंगे कि कब कब हमको चेक करना है, मतलब कौन है जिसको चेक करना ही है, क्योंकि नहीं जाएंगे, नहीं चेक करेंगे तो ये मुख्य ऑर्गन्स है जहां डायबिटीज की तकलीफ होती है। एक है, 3 ऑर्गन्स है जो डायबिटीज फर्स्ट अटैक करता है। एक है आंख, दूसरा है हमारा किडनी, तीसरा है हमारा पांव, मतलब पांव में नसें। आंख ये नहीं समझिए कि चश्मा का है, नहीं, ये रिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज जो है आंख का एक अंदर लेयर होता है, उसको रेटिना बोलते हैं, वहां जाके वो अटैक करता है। और वहां पर भी स्टार्टिंग स्टेज में कुछ भी सिम्टम नहीं होता है। जब वो मॉडरेट और सिवियर में चला जाता है उस रेटिना का डैमेज, तब जाके लोगों को धुंधला दिखना या तो फिर ब्लैक स्पॉट्स दिखना, आंखों के सामने काला काले दागे दिखना, ये सब सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। लेकिन वो बहुत लेट हो चुका है तब तक। तो इसीलिए हमको पहले से, अगर आपका आज के दिन डायग्नोस हुआ तो आज के दिन आपकी आई चेकअप होना ही है। देन हमको पता चलेगा आपका आई नॉर्मल में है या माइल्ड डैमेज में है, मॉडरेट डैमेज में है, सिवियर डैमेज में है, क्योंकि हम उसी स्टेज पे उसको रोक सकते हैं। अगर पता ही नहीं चला तो वो चलता जाएगा। तो ऐसे आंख, नेक्स्ट किडनी, किडनी पर भी उसका इफेक्ट चालू हो जाएगा। और पाँव में वो बर्निंग सेंसेशन, जलन होना, प्रिकिंग सेंसेशन, चुभना जैसा लगना, यूजुअली वो जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, ये सोल्स को इफेक्ट करता है। पाँव के तलों में वहाँ ज्यादा उनको बर्निंग सेंसेशन होगा, चुभने जैसा होगा। यूजुअली B12 डेफिशिएंसी से भी होता है, लेकिन हमको पूरा देखना है। ऐसा नहीं कि जिनको भी जलन होता है उसको डायबिटीज है, ऐसा भी नहीं है। तो हमको बाकी फैक्टर्स को भी देख के फिर डायग्नोस करना होता है। और डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट में भी क्या देखा गया, फास्टिंग शुगर। फास्टिंग का मतलब है पिछले 8 या 10 घंटे तक आपने ना कुछ खाया ना पिया, पानी ले सकते, बाकी और कुछ नहीं। तो 8 घंटे का जो फास्टिंग है, उसके बाद जो शुगर चेक किया गया है उसको फास्टिंग शुगर चेक कहा गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि सुबह सुबह आके शुगर चेक कीजिए। और फास्टिंग शुगर अगर हमारा 125 से ज्यादा है तो वो डायबिटीज में गिना गया है। और फास्टिंग शुगर अगर 100 से 125 है तो प्री डायबिटीज कहते हैं। खाने के बाद वाला शुगर अगर 200 से ऊपर है तो डायबिटीज कहते हैं। 140 से 200 के बीच में है तो प्री डायबिटीज कहते हैं। और तीसरा एक टेस्ट है HbA1c, जो 6.5 से ऊपर है तो डायबिटीज में गिना गया है, और 5.6 to 6.5 है तो प्री डायबिटीज। चेकिंग करने से एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि मैं प्री डायबिटीज में हूं या नॉर्मल में हूं या डायबिटीज में टच कर। डायबिटीज में टच भी हो गए और अगर आपका HbA1c समझ लीजिए 6.5 से 7 के अंदर है, ऐसा नहीं कि हम डायबिटीज डायग्नोस होते ही सभी को मेडिसिन पर डालते हैं, ये बहुत ज्यादा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका HbA1c 6.5 से 7 के बीच में है तो हम डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहला चीज बताते हैं। डाइट एंड मॉडिफाइल मतलब क्या क्या खाना है, एक्सरसाइज कितना करना है, क्या परहेज रखना है, उसमें हम पेशेंट को मौका देते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक मौका देते हैं और
देखते हैं वो कैसा इंप्रूव हो रहा है। अगर फिर भी इंप्रूव नहीं होता है तभी हम मेडिसिन चालू करते हैं। अगर समझ लिए डायग्नोस में ही आपका HbA1c ये होता है 3 मंथ्स का एवरेज शुगर, पिछले 3 महीने से आपका शुगर कैसा चल रहा है वो पता चलता है उसमें। तो अगर वो HbA1c स्टार्टिंग में ही आपका 8 है, 9 है, किसी का 12, 14 भी रहता है, उस स्टेज में ओनली डाइट एक्सरसाइज कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्स्ट्रा स्टोरेज है, उसको निकालना है जितना जल्दी हो सके, नहीं तो वो नुकसान करेगा। तो ये है कि जब भी हम शुगर चेकिंग के लिए जाते हैं तो ये याद रखना है कि आपको 8 to 10 आवर्स फास्टिंग रखना ज़रूरी है, तभी वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। आफ्टर फूड के लिए 1.5 या 2 घंटे के बाद देते हैं। और एक टेस्ट होता है रैंडम शुगर, जो हम स्क्रीनिंग कैंप्स में करते हैं। स्क्रीनिंग करते हैं ना, स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं, उसमें जैसे कि किसी भी टाइम हो, रैंडम में हमने जाके किसी का चेक किया, उस समय अगर किसी का भी शुगर 200 से ऊपर है तो वो भी डायबिटीज के कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम वापस रीचेक करते हैं, उनका फास्टिंग चेक करते हैं, HbA1c चेक करते हैं, उसमें उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ इनको सच में डायबिटीज है। लेकिन रैंडम शुगर अगर 200 से ज्यादा गया वो भी डायबिटीज में गिना गया है। तो जो हम बता रहे कि किन को हमको चेक करना है, मतलब कौन से ये लोग हैं जो सतर्क होना है, जो अटेंशन रखना है। इसके लिए यूजुअली हमारा जो भी गाइडलाइंस आते हैं विदेश से आते हैं, अमेरिका से या यूरोप से आते हैं, जो वही गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे देश के ही एक हॉस्पिटल है चेन्नई में, डॉक्टर मोहन्स का, उन्होंने रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा लंबी लार्ज पॉपुलेशन में उन्होंने रिसर्च किया और देखा कि इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ का शरीर का तत्व अलग होता है, विदेश का शरीर का तत्व खान पान अलग होता है ना, तो यहाँ के शरीर के तत्व के हिसाब से, यहाँ के वातावरण के हिसाब से किन लोगों को हमको जांच करनी है, कौन से ये लोग हैं जो रिस्क में पड़ सकते हैं। तो उसका ही इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर, ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिया गया है कि अगर आप में ये है तो आप रिस्क में हो, जाके चेक करो, ये है वो स्कोर। तो इसमें क्या क्या देखा गया है, एक तो एज अगर आपका लेस देन 35 है तो रिस्क इज 0। एज अगर आपका 35 से 50 के बीच में है तो रिस्क स्कोर इज 20 पॉइंट्स। एज अगर आपका 50 से ज्यादा है, पॉइंट्स है 30। तो अभी आप हर एक अपना अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके एज अगर 35 to 50 के बीच में है, आपका पॉइंट्स 20 आएगा। अगर आपका एज मोर देन 50 है तो आपका पॉइंट्स 30। आप नोट करते जाइए, क्योंकि अभी हमको इन सभी चीजों को ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्कोर है एज, 20 पॉइंट्स एंड 30 पॉइंट्स। सेकेंड स्कोर है एब्डोमिनल ओबेसिटी, ये थोड़ा यहाँ करना मुश्किल है। ये हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है, जहां हमारा नाभि होता है ना, नाभि के एरिया में हमको मेजर करना है कि हमारा सरकमफ्रेंस कितना है, हमारी नाप कितना है। तो इसमें देखा गया कि अगर वेस्ट का सरकमफ्रेंस फीमेल्स में, महिलाओं में मोर देन 90 सेंटीमीटर से, आप घर जाने के बाद भी चेक कर सकते हैं, मोर देन 90 है तो आपका स्कोर 20। अगर मेल्स में मोर देन 100 है तो आपका स्कोर 20। इससे कम है तो 10-10 स्कोर, मतलब ज्यादा वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा रिस्क, ऐसा। थर्ड पॉइंट फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में आप बहुत ही मतलब मेहनती काम करते हैं, जैसे मजदूर लोग होते हैं ना, पसीना छूटता है, तो अगर उस कैटेगरी में है तो 0 स्कोर। हल्का फुल्का कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत वॉकिंग करते हैं, ऐसा करते तो फिर आपका स्कोर 20। अगर बिल्कुल कुछ नहीं करते, पूरा सेडेंट्री, बैठने का ही काम है आपका पूरा, तो आपका स्कोर 30। जितना लेस एक्टिविटी उतना स्कोर बढ़ता जाएगा। और फाइनल है फैमिली हिस्ट्री। आपके घर में किसी को भी नहीं है तो स्कोर 0। एक पेरेंट को है, इधर माता या पिता, दोनों में से किसी एक को है तो स्कोर 10, दोनों को है तो स्कोर 20। तो इन चीजों को हमको जोड़ना है, एक है एज, एब्डोमिनल ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल एक्टिविटी। इन 4 चीजों में हमारा स्कोर कितना है,
20 20 30 30 पूरा ऐड करना है तो एक नंबर आएगा, है ना। तो अगर हमारा स्कोर मोर देन 60 है तो क्या होगा, रिस्क में है, बहुत ज्यादा रिस्क में है, तो आपको जाके चेकअप करना ही है, ठीक है। अगर आपका स्कोर मोर देन 60 आया तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में है, 30 to 50 में आए तो मॉडरेट रिस्क में है, लेस देन 30 आया तो लो रिस्क में है। तो अगर हाई रिस्क आ रहा है आपका तो तुरंत जाके एक बार शुगर चेक कर लीजिए, भले आज के दिन आपका नॉर्मल भी आया। इस रिस्क स्कोर में ये पता चलता है कि आपको फ्यूचर के लिए सतर्क रहना है, अटेंशन पे रखना है कि एटलीस्ट ईयरली वंस मुझे शुगर चेकअप करना ही है। तो शुगर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि ग्लूकोमीटर, सभी ने तो देखा होगा ग्लूकोमीटर, है ना, शुगर चेक करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग दर्द के कारण इतना ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत की स्टेजेस में तो करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या पता चलता है कि मेडिसिन कितना काम कर रहा है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको घटाना है बढ़ाना है, उसकी आइडिया आएगी। और आइडियली स्टार्टिंग स्टेज में डायबिटीज जिसका डायग्नोस होता है, हम ये कहते हैं कि एक एक दिन छोड़ के उनको अलग अलग टाइम पर चेक करना है। जैसे कि आज के दिन आपने फास्टिंग में किया, खाने के पहले किया, नाश्ते के पहले और खाने के बाद किया। जब भी हम आफ्टर फूड कहते हैं तो 1.5 घंटे के बाद करना है, ये फिक्स है। जब भी आफ्टर फूड बोलते हैं तो 1.5 घंटे, चाहे सुबह दोपहर रात कभी भी हो। तो एक दिन सुबह के टाइम पे करना है, 2 दिन छोड़ दो, फिर तीसरे दिन लंच में करो। कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने बोला शुगर चेक करने के लिए तो हर टाइम फास्टिंग 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 करते, उससे इतना फायदा नहीं है। एक दिन आप सुबह का करो, 2-3 दिन छोड़ो, फिर दोपहर का करो, लंच के पहले लंच के बाद कैसा है, और 2-3 दिन छोड़ो, रात को करो, डिनर के पहले डिनर के बाद। ऐसा क्यों करना है, क्यों ओनली फास्टिंग नहीं करना है? हाँ, पूरे दिन का हमारा कैसा है, क्योंकि हमने देखा है किसी किसी पेशेंट्स में फास्टिंग बहुत अच्छा रहता है लेकिन HbA1c 8-9 रहता है, पता ही नहीं चलता ऐसा क्यों हो रहा है। फास्टिंग तो ठीक आ रहा है, उनका गड़बड़ दोपहर में हो रहा है या रात में हो रहा है। किसी किसी का फास्टिंग हर टाइम ज्यादा रहता है लेकिन HbA1c तो ठीक ठाक रहता है, 7 के नीचे होता है। मतलब उनका सिर्फ फास्टिंग के ऊपर हमको काम करना है, बाकी दिन में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पेशेंट को भी पता चलेगा मेरा कहाँ गलती हो रही है, मुझे कहाँ सुधारना है, और डॉक्टर को भी एक हेल्प हो जाएगी हमको कहाँ पर इनकी डोसेज एडजस्ट करनी है। तो इसीलिए अलग अलग टाइम पर चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये टारगेट्स है, जैसे कि खाने से पहले आपका टारगेट 80 to 110 या 120। बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं जैसे कि 60 अबव है, 70 अबव है, हम इतना स्ट्रिक्ट नहीं बोलते कि आपको 100 के नीचे रहना है, नहीं बोलते। हम बोलते कि 120 भी चलेगा उनके लिए फास्टिंग। 70, हाँ 60 70, हाँ ऐसा है। तो हम ज्यादा ये फोर्स नहीं करते उनको, क्योंकि उनमें ना लो शुगर नहीं जाना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनके लिए। यंग है तो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल पे रखते हैं, 100 के नीचे होना ही चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन है तो 100% होना चाहिए, क्योंकि वो इफेक्ट बच्चे के ऊपर जाएगा। थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे उसमें तो सीधा जाके बच्चे के ऊपर होगा, और बच्चे यंग एज में डायबिटीज की शिकार हो जाएगी। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं शुगर टारगेट्स। और खाने के बाद का आइडियल टारगेट है 140 160, बट अगेन बहुत एल्डरली है तो 200 तक भी हम मार्जिन दे देंगे। तो एक तो हमने देखा ग्लूकोमीटर से चेक करने का, और दूसरा है HbA1c। 3 महीने में एक बार हमको लैब में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी फैसिलिटी घर में नहीं होती है। इसमें ग्लूकोमीटर जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग टाइम पे शुगर चेक करना है, वही एक चार्ट होता है। हर एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास ये चार्ट रहता है, आप उनसे पूछ सकते हैं, ताकि आप ना एक ही चार्ट में आप अपना पूरा चार्ट नोट डाउन कर सकते हो। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहले मेरे इतना था, अभी मेरा चेंज करने के बाद इतना आया है, तो वो एक चार्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो ग्लूकोमीटर कैसे यूज करना वो यहाँ दिखा गया है कि वो जो मशीन होता है, पहले स्ट्रिप लगाना होता है,
फिर स्ट्रिप कैसे लगाना है वो भी डायरेक्शंस दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग देखते नहीं तो उल्टा लगाते, फिर सोचते कि नहीं हो रहा है। वो प्रॉपरली देखना, वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। फिर जो भी आप ये नीडल इंसर्ट करके फिर उसको चेक करना है। ये दूसरे वैरायटी है, इसको एजीपी या सीजीएमएस को बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ग्लूकोमीटर में क्या हो रहा है, हम प्रिक करके उस मोमेंट का शुगर हम चेक कर रहे हैं, है ना, तो हमको सिर्फ उसी टाइम का पता चलता है। लेकिन इसमें क्या बेनिफिट है, ये एक चिप की तरह रहता है। यहाँ दिखा है ना, यहाँ हाथ में एक छोटा सा 1 रुपी कॉइन जितना एक चिप होता है, वो वहां पर अटैच करते हैं, जस्ट स्टिक करते हैं। वो मशीन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हर 1 मिनट का शुगर रिकॉर्ड करता है, हर 1 मिनट का, और पूरा डेटा हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देता है। तो ये बेस्ट है, लेकिन थोड़ा महंगा है, तो इसीलिए हम सभी को एडवाइस नहीं कर पाते। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उनका शुगर इतना फ्लक्चुएट करता है, खुद का इंसुलिन नहीं होता है, तो जो भी थोड़ा भी खाते हैं तो शूट अप हो जाता है। तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है, एंड न्यूली डिटेक्टेड अनकंट्रोल डायबिटीज वालों के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे वो रिकॉर्ड करता रहता है, वो हमको एक चार्ट के रूप में दिखाता है। यहाँ आप देख सकते हैं हर दिन का, ये एक एक दिन का है, ये पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का। तो यहाँ पर जो उस समय मैं बता रही थी ना, अलग अलग टाइम पर क्यों चेक करना है, यहाँ देखिए उसका रिजल्ट। इनका पहले रात में तो कुछ भी नहीं था, ठीक था। फिर जैसे ही दिन बढ़ता गया तो शुगर बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद फास्टिंग में अच्छा था, इनफैक्ट लो भी जा रहे थे, फिर रात में या दोपहर में बढ़ रहा था। फिर जैसे जैसे हमने ट्रीटमेंट चालू किया, यहां से कंपेयर करेंगे तो ये तो कम हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में स्पाइक्स है। तो हम पेशेंट को पूछ सकते उस समय आपने क्या खाया। यूजुअली मैं तो ना, जब मैं बैंगलोर में प्रैक्टिस करती थी तो मैंने यूज किया ये वाला। तो पेशेंट्स को भी इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको उनके शरीर की पूरी जानकारी आ जाती है कि मैंने क्या खाया कि मेरा शुगर ऐसा बढ़ गया। तो वो उसके ऊपर ध्यान रखेंगे कि वो नेक्स्ट टाइम उस पर ज्यादा ना चले जाए। और किस टाइम पे ज्यादा बढ़ रहा है, नाइट में बढ़ रहा है, सुबह बढ़ रहा है, आधी रात में बढ़ रहा है, दोपहर में बढ़ रहा है, सब कुछ दे देता है ये वाला ग्राफ में। वही मतलब जब ये 14 डेज का होता है, ये एजीपी जो हम चिपकाते हैं ना, ये 14 दिन तक रख सकते हैं और स्नान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओनली उसके ऊपर रब नहीं करना है बस, बाकी नॉर्मल जैसे है वैसे कर सकते हैं। और ये 14 दिन के बाद हम ग्राफ निकालते हैं, पूरे 14 दिन का। और ये 14 दिन का एवरेज ग्राफ ये है, एवरेज ग्राफ। इसमें जो ग्रीन कलर में दिखा है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज, टारगेट रेंज में शुगर, मतलब पूरे दिन में मेरा कितना समय टारगेट में गया, कितना समय मेरा हाई गया। ये येलो जो है हाई शुगर्स, और इससे नीचे जाता है तो लो शुगर। तो ऑन एन एवरेज पूरे 14 डेज में मेरा किस टाइम पे ज्यादा रहा, किस टाइम पे नॉर्मल रहा, किस टाइम पे लो गया। तो वही इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरा, मतलब ये टोटल ग्राफ है, पूरा अकाउंट। इसमें भी एक्चुअली HbA1c दिखाते हैं, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं है। तो जैसे हमने बताया कि सीजीएम किसको यूज होता है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए बहुत यूज होता है, और न्यूली डायग्नोज टाइप 2 अनकंट्रोल्ड है तो उनके लिए भी हेल्प करता है। ये बहुत अलग अलग वैरायटी के मॉनिटरिंग सिस्टम से ये लेटेस्ट है। आज जो चिप वाला HbA1c जो हमने बताया है, HbA1c, HB मतलब हीमोग्लोबिन, ये ग्लूकोज जाके वहां हमारे रेड सेल्स होते हैं ना, हीमोग्लोबिन होता है ना, वहां जाके वो स्टिक हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा शुगर बढ़ता जाएगा, मतलब लेवल से, नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ता जाएगा, उसका चिपकना बढ़ता जाएगा। तो उस एक मशीन होता है जो उसको नापता है कि कितना बड़ा है। तो वही रीडिंग्स हम बोलते हैं कि 6.5, 7, 8, 9, 10, वो सब ये HbA1c के हीमोग्लोबिन के रीडिंग्स हैं। तो इसमें हमको ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारा HbA1c 6 है तो अंदाज में हमारा शुगर अराउंड
126 के आसपास है। अगर हमारा HbA1c 8 है तो अंदाज में हमारा शुगर 180-200 के आसपास चल रहा है। तो HbA1c से हम आपका एवरेज शुगर पर डे और कितना चल रहा है वो बता सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है सभी के लिए कि डायबिटीज को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं, आपकी विचार क्या है? हाँ, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है क्योर। दोनों में डिफरेंस है। प्रिवेंशन ये होता है जो आने से पहले ही उसको रोकना, क्योर होता है आ गया है उसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो प्रिवेंशन तो डेफिनेटली कर सकते, 100% कर सकते। प्रिवेंशन कब कर पाएंगे? जब पहले से उसकी जानकारी है, जब हमने अपनी रिस्क फैक्टर्स को जाना है, चेकिंग किया है पहले से ही। अगर बॉर्डर लाइन में है तो हमारे लाइफस्टाइल को हमने चेंज किया, स्ट्रेस फैक्टर्स को चेंज किया, तो डेफिनेटली वो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आने से उसको रोक सकते हैं। लेकिन क्योर जो है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस में ही आपको आज के दिन डायग्नोस हुआ शुगर है और आपका HbA1c स्टार्टिंग में ही 12 है, 14 है, तो उसका मतलब है कि आपका पैंक्रियास ऑलमोस्ट 80% थक चुका है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप 6 तक आ सकते हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, कुछ महीने लगेंगे। आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल मेडिकेशन सब लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगेन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैंने ऐसे भी कुछ केसेस देखे हैं जो 65 ईयर्स के एक व्यक्ति आए थे क्लिनिक में, उनका डायग्नोसिस ही 8.5 ऐसा कुछ था। तो एक्चुअली 60 ईयर्स के बाद इट इज हाईली इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब शुगर रिवर्स होना। लेकिन उन्होंने अपना लाइफस्टाइल इतनी अच्छी तरह से चेंज किया है, मतलब ये नॉर्मल ग्रेन से उन्होंने मिलेट्स में चेंज किया, फिर एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, वॉकिंग करना चालू कर दिया, इतना अच्छा मॉडिफाई कर दिया अपने लाइफस्टाइल को। 3 मंथ्स में उनका शुगर तो नॉर्मल रेंज में आ गया। आफ्टर 6 मंथ्स तो उनका टैबलेट ही बंद करना पड़ा। लेकिन ऐसे यंग भी आते हैं जो हाई शुगर से आते हैं, कंट्रोल में लेके आते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, तो उनमें क्योर होना पॉसिबल नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस हद तक उसको सीरियसली ले रहे हो, कितना अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैनेजमेंट कल देखेंगे। किसी ने एक जोक सुनाया कि एक मास्टर जी है, मास्टर जी के घर में, मतलब टीचर, स्कूल टीचर, मास्टर जी अपने घर में अपने 7 मास्टर जी को घर पे बुलाए। फिर सबको चाय पे बुला लिया। बुलाने के बाद बीवी बोलती है कि घर में चीनी नहीं है, मैं क्या करूँ, चाय कैसे बनाऊं? तो फिर मास्टर जी बोलते आप उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, आप चाय बना लो। फिर वो बना के लेके आ जाती है। फिर जब सर्व करने से पहले मास्टर जी कहता है कि जिसके पास फीकी चाय आएगी नेक्स्ट टाइम हम सब उनके घर पे खाना खाने के लिए चले जाएंगे। फिर सब बोलते हैं कि अरे इतना अच्छा चाय बना है। कोई ऐसा बोल देता है कि इतना मीठा है चाय की पीने से मुझे डर लगता है कि मुझे डायबिटीज ना हो जाए। तो मतलब युक्ति वही जो लाइफस्टाइल, कल के क्लास में डाइट और एक्सरसाइज उसके बारे में थोड़ा जाएंगे, और ये जो आज का बच गया ये भी कर लेंगे। मैनेजमेंट ये थोड़ा ही है, लेकिन आज टाइम हो गया तो कल इसको कवर कर लेंगे। अच्छा, और एक चीज़ है, जो भी जिनको भी डाउट्स है इसके बारे में, जो भी उनके मन में है, मिथ है, कोई किसी ने ये बोला किसी ने वो बोला, ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पेशेंट्स है या रिलेटिव से कोई भी है, जो भी डाउट्स है आपको, आप ग्रुप एडमिन्स को भेज सकते हैं ताकि हम उसको भी क्लैरिफाई लास्ट डे करेंगे, 3rd डे करेंगे। ठीक है, ओम शांति। विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे।
विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। हर सुबह ईश्वर से मैं शक्ति ऐसी मांगू, हर सुबह ईश्वर से मैं शक्ति ऐसी मांगू। जीत सकूं इस जंग में हार कभी ना मानूं, जीत सकूं इस जंग में हार कभी ना मानूं। विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अफसोस नहीं टाइफन होने का, अफसोस नहीं टाइफन होने का। गर्व करूं मेरे जीवन में भेंट है अनमोल कोई, गर्व करूं मेरे जीवन में भेंट है अनमोल कोई, भेंट है अनमोल कोई, भेंट है अनमोल कोई। विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मधुमेह के साथ सफर में खास मित्र इंसुलिन है, मधुमेह के साथ सफर में खास मित्र इंसुलिन है। इंसुलिन मेरे जीवन में एक अनोखी शक्ति है, इंसुलिन मेरे जीवन में एक अनोखी शक्ति है। विश्वास है इस